कैसे हो जिगर? चल लो, कैसे चल रही है पढ़ाई? शानदार चलनी चाहिए पढ़ाई तुम लोगों की। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति पढ़ रहे थे अपन ने जड़त्वाघूर्ण काफ़ी सारे देख लिए थे। एक आध जड़त्वाघूर्ण और बाकी है, फिर घूर्णन त्रिज्या, बलाघूर्ण, कोणीय संवेग, लोटनी गति, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। तो जो एक दो जड़त्वाघूर्ण बाकी हैं बच्चों, वो लिख लीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग में लिख लीजिए खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण। लिखिए, हेडिंग में आप लोग लिख लीजिए बच्चों खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। तो एक हेडिंग में आप लोग लिख लीजिए खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण, खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। तो ये अपन ने लिख लिया है खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, चलिए, ये जो खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण बच्चों अपने को चाहिए, इस खोखले गोले के जड़त्व आघूर्ण के लिए मान लीजिए ये हमने कोई खोखला गोला बना लिया बच्चों, और ये जो खोखला गोला है मान लीजिए इसका द्रव्यमान m होता है और इसकी त्रिज्या r होती। खोखले गोले का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। मान लीजिए ये एक अक्ष होती बेटा जी, इस अक्ष को हम Ix बोल देते हैं। ये वो अक्ष है जो x अक्ष से गुजर रही है। क्या इसको व्यास के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष भी मान सकते हैं क्या? हाँ, इसको व्यास के सापेक्ष गुजरने वाली अक्ष भी मान सकते हैं बच्चों। ये एक और अक्ष होती, इसको हम Iy बोल देते। y अक्ष में दिख रही है, क्या ये भी व्यास हो सकती है? बिल्कुल बच्चों। और मानिए कि हम यहाँ पे एक z अक्ष भी बना देते। z अक्ष क्या होती? गोला है तो गोले के लंबवत आपको दिख रही होगी बाहर की तरफ, ये z अक्ष आ जाएगी बच्चों। चाहे आप Ix बोलें, चाहे Iy बोलें, चाहे Iz बोलें, ये सब मेरे को व्यास दिख रही है। तो Ix, Iy, Iz ये सब मेरे को क्या दिख रही हैं? व्यास दिख रही हैं। ये जो गोला है, खोखला गोला, अंदर से खोखला है, इस गोले के लिए x अक्ष भी व्यास है, y अक्ष भी व्यास है, z अक्ष भी व्यास है, और हर एक व्यास गोले को दो बराबर हिस्सों में काट रही होगी। व्यास के सापेक्ष आधा गोला ऊपर भी होगा, आधा गोला नीचे भी होगा, चाहे व्यास कैसी भी हो। इसलिए इन सब का जड़त्वाघूर्ण मैंने सेम कर दिया। क्यों सेम कर दिया? मैंने कारण भी लिख दिया कि इनमें समान द्रव्यमान वितरण होगा, समान द्रव्यमान वितरण। तो इन सब में क्या हो रहा होगा? समान द्रव्यमान वितरण हो रहा होगा बेटा जी। तो बिकॉज इन सब में समान द्रव्यमान वितरण है तो हमें Ix, Iy, Iz सब सेम याद करने हैं बच्चों। याद करना पड़ेगा तुम्हें कि चाहे Ix की बात करो, चाहे Iy की बात करो, चाहे Iz की बात करो, किसी भी व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण 2/3 mr² होगा, 2/3 mr²। तो याद करना है तुम्हें कि जड़त्वाघूर्ण किसी भी व्यास के लिए, खोखले गोले के किसी भी व्यास के लिए, ये सारे अक्ष क्या दर्शा रहे हैं? ये सारे अक्ष व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण दर्शा रहे हैं। तो व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण तुम्हें याद करना है, कितना होने वाला है? 2/3 mr²। याद रहेगा। इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में है नहीं, क्योंकि इसका अल्पांश लोगे आप। जो मैंने आपको डेरिवेशन बताए हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। इसका अल्पांश लोगे उससे कुछ सीखने वाले नहीं है, और बाकी बहुत सारे डेरिवेशन मैंने बताए हैं आपको। एक और अक्ष बना देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, ये रही एक अक्ष। ये जो अक्ष है इसको मैं बोल देता हूँ स्पर्श रेखा। तो मेरे को ना स्पर्श रेखा के सापेक्ष भी जड़त्व आघूर्ण पूछा जाएगा। बताइए, स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण अगर पूछा गया है तो स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालेंगे अपन? अब बताओ, ये वाली जो स्पर्श रेखा है, क्या इस स्पर्श रेखा का जड़त्व आघूर्ण आपको पता है? अगर नहीं पता है तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ICM + MD²। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? आप फॉर्मूला लगा सकते हो I स्पर्श रेखा के सापेक्ष बराबर ICM + MD²। बताइए, ये जो अपने को स्पर्श रेखा दिख रही है, इसके समांतर तुम्हें Iy दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, Iy इस स्पर्श रेखा के समांतर है। एक्चुअली कोई भी स्पर्श रेखा तुम बनाओगे, वो स्पर्श रेखा किसी न किसी व्यास के समांतर दिखेगी आपको। जैसे ये वाली स्पर्श रेखा Iy के समांतर है, तो ICM का काम कौन कर जाएगा? Iy
प्लस एम डी स्क्वायर। अच्छा डी क्या होगा बच्चों, ये जो आई वाई था ये आई सी एम का काम कर रहा था और इसकी इस स्पर्श रेखा से दूरी कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। तो आई वाई का आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, वो तो अभी याद करवाया था, प्लस एम डी स्क्वायर, डी का मान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। बच्चों इनको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 5/3 एम आर स्क्वायर, 5/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। तो तुम्हें 2 जड़त्वाघूर्ण बेटा जी याद करने हैं। कौन कौन से जड़त्वाघूर्ण तुम्हें याद करने हैं, खोखले गोले के लिए, खोखले गोले के लिए किसी भी व्यास के सापेक्ष, किसी भी व्यास के सापेक्ष कितना आंसर याद करोगे, 2/3 एम आर स्क्वायर। और किसी भी स्पर्श रेखा, किसी भी स्पर्श रेखा के सापेक्ष कितना आंसर याद रखोगे, 5/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा याद। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, बिल्कुल आगे चलते हैं अपन। गुरुजी बोलिए, अगर मैं आपसे बोलता खोखले गोले के बाद आप सब एक और हेडिंग में लिखिए, ठोस, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण, ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। बोलिए, ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण, ये अपने को ज्ञात करना है। ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण अपने को ज्ञात करना है। बोलिए, ठोस गोले के जड़त्वाघूर्ण की अगर मैं बात करूं तो ये एक गोला बनाया हुआ है हमने, चलिए ये गोला है। बताइए इस गोले में मान लीजिए हमें ये अक्ष दिया होता, ये अक्ष दिया होता आई एक्स, और इस अक्ष के सापेक्ष हमें क्या निकालना पड़ता, जड़त्वाघूर्ण निकालना पड़ता। अब ये तुम्हें ठोस गोला दिया हुआ है, ठोस गोले का द्रव्यमान मैंने कितना मान लिया, m, और त्रिज्या कितनी मान ली मैंने, r। इसका चाहो तो डेरिवेशन भी कर सकते हो, चलो कर ही लेते हैं अपन। ये बताओ यहाँ से x दूरी पर जाके, ये ठोस गोला था, ये ठोस गोला है, अंदर से भरा हुआ है, मैंने केंद्र से x दूरी पर जाके एक अल्पांश ले लिया बच्चों, केंद्र से x दूरी पर जाकर एक अल्पांश ले लिया है। अल्पांश को किसी दूसरे कलर से दर्शा देता हूँ, चलिए ये मैंने हरियाली से एक अल्पांश ले लिया है। तो मैं x दूरी पर जाके एक अल्पांश ले लिया है मैंने, वो अल्पांश कितनी मोटाई का है, dx मोटाई का है। ये मैंने क्या ले लिया है, अल्पांश। ये अल्पांश क्या है, ये अल्पांश है बेटा जी खोखला गोला। ये अल्पांश क्या है, खोखला गोला है अल्पांश। और खोखला गोला अल्पांश क्या होता है, बार बार रखने से पूरी आकृति बन जाएगी। अगर तुम dx मोटाई का ये खोखला गोला तुम बार बार रखते चलोगे, बताइए dx मोटाई का ये खोखला गोला बार बार रखते गए हम, पहले 0 त्रिज्या का खोखला गोला, 1 2 3 4 5, तो खोखला गोला बार बार रखते जाओगे, क्या ठोस गोला बन जाएगा क्या। तो हम इस अल्पांश, इस जो खोखला गोला है, इस खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण लिख देता हूं मैं। बताओ खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण पता था तुम्हें, अभी अभी कुछ देर पहले बताया था, 2/3 m × r स्क्वायर। बच्चों मैंने खोखले गोले का द्रव्यमान dm मान लिया। खोखले गोले का द्रव्यमान अगर dm है, इस अल्पांश का द्रव्यमान, इस अल्पांश का द्रव्यमान कितना मान लिया, इस अल्पांश का द्रव्यमान मैंने dm मान लिया है। अगर अल्पांश का द्रव्यमान dm है तो खोखले गोले का जड़त्वाघूर्ण अभी कुछ देर पहले बताया था कितना होता था, dm × r स्क्वायर गुणा किससे करना था, 2/3 से। ठीक है क्या, ये तो एक खोखले गोले का है। बताओ ऐसे सारे खोखले गोले के अगर जड़त्वाघूर्ण को जोड़ दूं मैं, टोटल आंसर आ जाएगा। सारे खोखले गोले के जड़त्वाघूर्ण को जोड़ने का मतलब है समाकलन। अगर सारे खोखले गोले के जड़त्वाघूर्ण को जोड़ रहे हो आप, मतलब इन सब का एडिशन कर रहे हो आप, तो अपने को क्या मिलने वाला है, अपने को मिलने वाला है समस्त ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण। तो वो जड़त्वाघूर्ण हमारे पास आ जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा। अच्छा dm कितना होगा, सेंटर ऑफ मास में देखिए dm बताया हुआ था, dm का मान बच्चों रो इंटू dv आ जाएगा। रो क्या होता था, एकांक आयतन का द्रव्यमान। जैसे कि यहाँ पे एकांक आयतन का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ पे रो का मान कितना होगा, द्रव्यमान कितना है, संपूर्ण द्रव्यमान m माना हुआ है मैंने, और संपूर्ण आयतन 4/3 पाई r³। ये रो है, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान प्रति आयतन, मतलब एक आयतन का द्रव्यमान। एक आयतन का द्रव्यमान वो dm है,
तो फिर मतलब एक आयतन का द्रव्यमान रो है, तो फिर dm हमें निकालना होता, तो उसका अगर आयतन dv होता तो रो इंटू डी। रो आपको क्या बताता है? एक आयतन का द्रव्यमान। तो एक आयतन का द्रव्यमान रो, तो dv का द्रव्यमान रो इंटू डी। ठीक है क्या? बताइए, ये सब मान यहाँ पे रख देते हैं, अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए, सॉल्व करने के लिए क्या लिखा हुआ है? समाकलन 2/3 dm की जगह क्या लिखोगे? रो इंटू डी वी इंटू एक्स स्क्वायर। बच्चों रो कांस्टेंट है, रो नियत है 2/3 और रो बाहर आ गया, समाकलन dv। अब बताइए इसका dv आपको लिखवाया हुआ है, इसका इस अल्पांश का अल्प आयतन भी आपको लिखवाया हुआ है 4πx² dx द्रव्यमान केंद्र के टॉपिक में। तो यहाँ पे मैंने dv की जगह क्या लिख दिया? 4πx² dx, और एक x² यहाँ पे ऑलरेडी था, एक x² यहाँ पे ऑलरेडी था। बोलिए बेटा जी, अगर इसको हम सॉल्व करें, क्या दिख रहा है यहाँ से आंसर? 2/3 रो का मान मैं लिख देता हूँ, चलो बाद में लिख देंगे एक बार। 4π कांस्टेंट आ गया, 4π नियत आ गया। बच्चों x² इंटू x² समाकलन करना है x⁴ dx का। कहाँ से कहाँ तक समाकलन करोगे? खोखला गोला कहाँ से कहाँ तक रखोगे? 0 से r तक खोखले गोले बार बार रखते जाओगे, ठोस गोला बन जाएगा। आंसर आ चुका है बेटा जी, तुम्हें डेरिवेशन भी बता दिया है। तो ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण बड़ी ही आसानी से यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। कितना आ जाएगा आंसर? 2/3। 2/3 तो 2/3 रहेगा। रो की जगह क्या लिखोगे? m/4/3 πr3। ऊपर 4π था ही। बच्चों x⁴ का समाकलन होता है x⁵ x⁵5 x⁵ में लिमिट डालेंगे तो r⁵ आ जाएगा। बताओ क्या क्या राशियां इसमें कैंसिल हो रही हैं? क्या आंसर तुम्हें याद करना है? बच्चों 4π से 4π कैंसिल हो गया। ये दूसरे कलर से कर देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी राशि से कौन सी राशि कैंसिल हो रही है। ठीक है, बताओ, इस 4 से ये 4 कैंसिल, इस पाई से ये पाई कैंसिल, ये हो रहा है। ये 3 से ये 3 कैंसिल, बिल्कुल सही है। बच्चों कितना बाकी रह गया? 2/5। ये 2 और ये 5 बाकी रह गया। बच्चों एक m बाकी रह गया, एक m बाकी रह गया। ये r⁵ और ये r⁵, तो r² बाकी रह गया। 2/5 mr²। जड़त्वाघूर्ण ठोस गोले का कितना होगा? 2/5 mr², किसी भी व्यास के सापेक्ष। क्योंकि हमने शुरुआत में व्यास ली थी Ix, उसी के सापेक्ष 2/3 mr² होता था, उसका समाकलन किया था, तो व्यास के सापेक्ष ही आंसर आया है। तो तुम क्या याद करने वाले हो? मैं यहाँ पे अलग से सारे रिजल्ट बता देता हूँ जो तुम्हें याद करने हैं। ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये अपने पास कोई भी ठोस गोला होता बेटा जी, ये क्या है? ये हमारे पास है कोई भी ठोस गोला। ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है। मान लीजिए ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान m है और त्रिज्या कितनी दी हुई है? r दी हुई है। तो बच्चों कोई भी व्यास Ix, इस Ix को क्या बोलूँगा मैं? व्यास ही है, ये व्यास के अनुदिश जा रहा है। इस Iy, इसको भी मैं क्या बोलूँगा? व्यास। और इसको मैं बोलने वाला हूँ Iz भी व्यास, y भी व्यास के अनुदिश जा रहा है, z भी व्यास के अनुदिश। तो याद रखेंगे Ix हो, Iy हो, Iz हो, जड़त्वाघूर्ण किसी भी व्यास के सापेक्ष ठोस गोले के लिए वो आ जाएगा 2/5 mr²। 2/5 mr²। तो याद करना है अपने को, जड़त्वाघूर्ण जो है किसी भी व्यास के सापेक्ष ठोस गोले का कितना आएगा? 2/5 mr²। दूसरी बात आप ये बताइए बच्चों कि अगर मैं किसी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण पूछता, मान लीजिए इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हम आपसे पूछते, तो इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष I का मान आ जाएगा ICM + MD²। I का मान कितना आ जाएगा? ICM + MD²। क्योंकि आपको इस स्पर्श रेखा का जड़त्वाघूर्ण तो पता नहीं है, तो I का मान कितना आना चाहिए? ICM + MD² के बराबर। ICM क्या होगा? ICM वो अक्ष होता है जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरेगा और दी गई अक्ष के समांतर होगा।
तो ICM क्या काम हो जाएगा यहाँ पे, ICM का काम कौन करेगा यहाँ पे, IY, है ना। द्रव्यमान किन से भी गुजर रहा है, स्पर्श रेखा के समांतर भी है, तो ICM का काम IY कर देगा। और D का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, D का मान बताओ, IY और I स्पर्श रेखा, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी दिख रही है, R दिख रही है। IY का मान 2/5 mr² होता है, और प्लस इसमें mr² करोगे तो ये आ जाएगा 7/5 mr², 7/5 mr²। तो याद रखें अपन कि ठोस गोले की कोई भी स्पर्श रेखा, अब कोई भी स्पर्श रेखा बनाओगे वो किसी ना किसी व्यास के जो समांतर होगी। हर एक स्पर्श रेखा के सापेक्ष ठोस गोले में आंसर कितना है, 7/5 mr²। व्यास के सापेक्ष कितना होगा, 2/5 mr²। ठीक है, तो जितने भी जड़त्वाघूर्ण अपने काम के हैं वो सब यहाँ पे तुम्हें मैंने बता दिए हैं। आओ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए, पहले क्वेश्चन में मान लीजिए ये आपको कुछ गोले दे रखे थे, ये आपको कुछ गोले दे रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये गोले जो हैं इनके केंद्रों को जोड़ा भी गया है, मान लीजिए इन केंद्रों को जोड़ भी दिया हमने, ठीक है। और आपको ये सब समरूप गोले दिए गए हैं। कैसे गोले दिए गए हैं, समरूप गोले, सारे गोले बिल्कुल समान हैं। समरूप गोले, द्रव्यमान इनका कितना मानना है, m, त्रिज्या इनकी कितनी माननी है, r, ठीक है। और अपने को ये दूरी 2r दे रखी है, केंद्र से केंद्र तक की दूरी कितनी, 2r। और ये सुंदर अक्ष, इसी अक्ष के सापेक्ष तुम्हें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने को कहा गया है। तो इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण वो बेटा जी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताइए, किसी भी अक्ष के सापेक्ष I अपने को लिखना है। मान लीजिए ये पहला गोला होता, दूसरा गोला, ये तीसरा गोला और ये चौथा गोला। तो ये 4 गोले आपको दिए गए हैं, और ये जो 4 गोले आपको दिए गए हैं, इन 4 गोलों के लिए अपने को क्या बताना है, जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण प्रदिश राशि है, सबके जड़त्वाघूर्ण को ऐड कर दीजिए आप। बताइए, गोले के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कुछ नहीं कहते हैं तो गोले को ठोस मानना है बच्चों, याद करना है। यहाँ पे बेलन भी जब कुछ नहीं बोला जाएगा तो ठोस मानेंगे, तो कुछ नहीं बोला गया है तो गोले को क्या मान लीजिए, ठोस मान लीजिए। बोलिए, क्या ये जो अक्ष है, ये जो गुलाबी अक्ष आपको दिख रही है, क्या ये अक्ष पहले और दूसरे के लिए व्यास नहीं हो गई क्या? हाँ, व्यास से गुजरती हुई दिख रही है, व्यास से गुजरती हुई दिख रही है। तो 2/5 mr², इसको 2 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि इन दोनों के लिए ही ये क्या है, व्यास। तो व्यास का जो भी आंसर आ रहा था उसको दोगुना कर दिया, दोनों का जड़त्वाघूर्ण लिख दिया। अब बताइए मेरे को, ये जो गुलाबी अक्ष है, इस गुलाबी अक्ष के सापेक्ष इस तीसरे गोले का जड़त्वाघूर्ण चाहिए। बच्चों, तीसरे गोले का जड़त्वाघूर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन? तीसरे गोले का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करने के लिए ये मैंने बना दिया ICM। इसको मैं क्या मान लूंगा, ICM। क्या होगा ICM? जो दी गई अक्ष के समांतर हो और द्रव्यमान केंद्र से गुजरे। क्या दूसरे गोले के लिए भी ICM वही अक्ष काम कर जाएगी ICM का? हाँ। तो बच्चों, उस गुलाबी अक्ष के सापेक्ष चाहे तीसरे का जड़त्वाघूर्ण लिखो चाहे चौथे का, सेम ही आएगा। तो किसी एक का लिख के 2 गुना कर लो। अब किसी एक का कैसे लिख पाओगे? ICM प्लस MD²। तो तीसरे गोले का जड़त्वाघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष कैसे लिखेंगे आप? तो ये जो अक्ष है हमारे पास, इस अक्ष के सापेक्ष I बराबर ICM प्लस MD², ठीक है ना। तो ICM का काम कौन करेगा? ये ICM खुद व्यास से जा रहा है तो 2/5 mr²। D का काम कौन करेगा? D का काम 2r कर रहा है, दोनों अक्षों के मध्य की समांतर दूरी। कितना आ रहा है ये आंसर? ये तो 4/5 mr² हो गया, प्लस 2 गुना ICM। ICM का काम कौन कर रहा है? 2/5 mr² प्लस MD²। D का मान कौन, D का काम कौन कर रहा है? 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे ये रहा 4/5 mr² प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना हो गया, 4/5 mr² प्लस ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 mr², ठीक है। 5 8 जा कितना हो जाएगा, वहाँ से 5 8 जा 40, 40 और 8 करोगे 48, तो ये आ जाएगा 48/5
mr², 48/5 mr² इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान से क्वेश्चन हो जाएंगे। जड़त्व आघूर्ण अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करते चलिए। जैसे कि एक क्वेश्चन और लिखिए आप। अगले क्वेश्चन में बच्चों ये लिखिए कि यदि, क्वेश्चन में लिखिए यदि गोले व बेलन को समान पदार्थ से बनाया गया है, गोले व बेलन को समान पदार्थ से बनाया गया है। तो गोले व बेलन को समान पदार्थ से बनाया गया है, इनकी रेखीय विमाएं समान हैं, इनकी रेखीय विमाएं समान हैं, रेखीय विमाएं समान हैं। तो इनकी रेखीय विमाएं हमको क्या दे रखी हैं, समान दे रखी हैं। तब किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। तो ये सब हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऊपर कर दिया है मैंने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करते हैं हम। बच्चों क्या बोला हुआ है आपसे, आपको बोला हुआ है गोला व बेलन। अब आपको दिया हुआ है कि ये ठोस है कि खोखला, नहीं दिया हुआ है। याद करना है तुम्हें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आकृति आपको ठोस माननी पड़ेगी, जो ठोस आकृति है उसी के लिए बोल रहा है। समान पदार्थ, इसका क्या मतलब, चकती में भी सवाल कराया था। समान पदार्थ का मतलब बेटा जी होगा इनका घनत्व तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, सेम। इनका घनत्व क्या मानना पड़ेगा तुम्हें, सेम मानना पड़ेगा। तो समान पदार्थ का मतलब होता है इनका घनत्व सेम मान लो, और इनकी रेखीय विमाएं समान है। रेखीय विमा मतलब मीटर में जो कुछ होता है, रेखीय विमा मीटर में मतलब लंबाई। जैसे बेलन हो गया तो बेलन के पास लंबाई भी होगी और त्रिज्या भी होगी, गोले के पास त्रिज्या होगी। तो रेखीय विमा का मतलब क्या है कि गोले की त्रिज्या अगर मैं r मानूं, बेलन की त्रिज्या भी कितनी माननी पड़ेगी, r, और बेलन की लंबाई भी कितनी माननी पड़ेगी, r। रेखीय विमाएं समान है, तो जो भी मीटर में लिखते हो आप वो सब क्या मानना पड़ेगा आपको, सेम मानना पड़ेगा। चलिए अब हमें बताना है किसका जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा होगा। तो हम ना गोले का जड़त्वाघूर्ण व बेलन का जड़त्वाघूर्ण, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। गोले और बेलन के जड़त्वाघूर्ण का अनुपात क्यों निकाला हमने, क्योंकि हम अनुपात से देख लेंगे ये राशि 1 से बड़ी आती है छोटी आती है, उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी राशि ज़्यादा होगी कौन सी राशि कम होगी। ठीक है, जैसे कि गोले का जड़त्वाघूर्ण कितना लिखते हैं, अब गोला ठोस मानना है, ठोस गोले का जड़त्वाघूर्ण 2/5 m1r²। m1 मैंने किसका द्रव्यमान मान लिया, गोले का। अच्छा ठोस बेलन, बच्चों ठोस बेलन, अच्छा अक्ष भी नहीं दिया हुआ है। जब अक्ष नहीं दिया जाता है तो हमें सममित अक्ष मानना पड़ता है। तो गोले के लिए तो व्यास मानना जाएगा और बेलन के लिए वो अक्ष माना जाएगा जो इसके लंबवत गुजर रहा है चकती के। तो उसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होता था, m2r²/2। मैंने बेलन का द्रव्यमान m2 मान लिया। जड़त्वाघूर्ण कैसे लिखा, क्योंकि ये अक्ष लंबाई से गुजर गया तो लंबाई का तो आएगा नहीं, हाँ चकती का जो आता था वो आ जाएगा। तो यहाँ से r² से r² कैंसिल होके कितना बचा ये आंसर, 4/5। ये 2 ऊपर चल गया बेटा जी, 4/5 और m1/m2। अब m1/m2 बराबर मत ले लेना, दिया नहीं है कि द्रव्यमान सेम है, वो निकालना पड़ेगा तुम्हें, है ना। कैसे निकालोगे द्रव्यमान, उसके लिए तुम्हें घनत्व दिया हुआ है, उसके लिए तुम्हारी आँखों को टिमटिमाओ, आंखें टिमटिमाते हुए देख लेनी चाहिए कि घनत्व सेम दिया हुआ है। घनत्व सेम देने का मतलब क्या है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, उससे द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो वो भी मैं यहाँ पे चलो कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। तो वो कैलकुलेशन मैंने कैसे की, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या द्रव्यमान रो इंटू वी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो बताइए m1/m2 क्या उसका मान v1/v2 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए,
क्योंकि जब अनुपात लेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। m1 किसका मान है? गोले का द्रव्यमान। तो गोले का द्रव्यमान मतलब यहाँ पे तुम त्रिज्या भी किसकी लिख लेना, गोले का आयतन मतलब लिख लेना। तो गोले का आयतन कितना लिखोगे? 4/3 पाई r³। ये मैंने किसका लिख दिया है आयतन? m1 मतलब गोले का, बटे में m2 में v2, m2 तुमने बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन पाई r² इंटू एल, पाई r² इंटू एल। लेकिन बताओ पाई r² इंटू एल में एल का मान और आर का मान बराबर है। तो बच्चों ये पाई r³ से पाई r³ कैंसिल हो गया। कितना दिखा यहाँ से? यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा m1 बटे m2 का मान, क्या वो 4/3 के बराबर दिख रहा है? तो यहाँ m1 बटे m2 की जगह अगर मैं प्रेम से 4/3 लिख दूँ तो क्या ये 16/15 आ रहा है? ये किसका अनुपात आया है? ये जड़त्वाघूर्ण गोले का और जड़त्वाघूर्ण बेलन का, इसका अनुपात आया है। क्या ये अनुपात 1 से ज़्यादा आ रहा है? क्या ये अनुपात 1 से ज़्यादा आ रहा है? तो मैंने लिख दिया ये अनुपात 1 से बड़ा है। अगर ये अनुपात 1 से बड़ा है तो बेलन के जड़त्वाघूर्ण को उधर ले जाओ। इसका मतलब किसका जड़त्वाघूर्ण ज़्यादा होगा? गोले का जड़त्वाघूर्ण बेलन से क्या होगा? ज़्यादा। तो हमारा आंसर आ चुका है कि इसको मैं दूसरी तरफ ले गया तो मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि गोले का जड़त्वाघूर्ण वो ज़्यादा आ रहा है किससे? बेलन से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जड़त्वाघूर्ण के मिलते हैं, इनको सॉल्व करते चलिए ताकि मन में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट एक और राशि पढ़ते हैं। तो गोले बेलन इन सब के जड़त्वाघूर्ण वगैरह सब सॉल्व कर लेना। जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए एक राशि और पढ़नी पड़ेगी। बच्चों लिखिए घूर्णन त्रिज्या, बहुत ही प्रेम से खुशी के साथ लिखिए घूर्णन त्रिज्या। लिखिए एक बहुत ही शानदार सी हेडिंग, घूर्णन त्रिज्या। चलिए हमें घूर्णन त्रिज्या पढ़नी है। घूर्णन त्रिज्या क्यों बनाई है हमने, बताइए। हर आकृति का जड़त्वाघूर्ण हमने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि आकृतियों के सारे द्रव्यमान को हम बिंदु द्रव्यमान से बदल दें। घूर्णन त्रिज्या क्यों बनाई हमने? हम सारे द्रव्यमानों को किससे बदलना चाहते हैं? बिंदु द्रव्यमान से। तो बिंदु द्रव्यमान को कितनी दूरी पर रखें कि इसका जड़त्वाघूर्ण अपरिवर्तित रहे, उसी को हम घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। जो मैं समझाता हूँ, एक बार परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पर इसकी। ये घूर्णन त्रिज्या का चिन्ह के मान लेना। और घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा क्या है कि अक्ष से वह दूरी, अक्ष से वह दूरी जहाँ पर समस्त द्रव्यमान को रखने पर जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहेगा। जड़त्व आघूर्ण अपरिवर्तित रहेगा, घूर्णन त्रिज्या है। घूर्णन त्रिज्या है। अक्ष से वो दूरी जिस पर सारा द्रव्यमान रखने पर घूर्णन त्रिज्या मतलब जड़त्वाघूर्ण क्या रहेगा? अपरिवर्तित। उसी को क्या बोलते हैं हम? घूर्णन त्रिज्या। मैं समझा देता हूँ। देखो हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मान लो ये कोई भी आकृति होती, ये तुम्हारे जैसे शक्ल की कोई भी आकृति होती, कोई भी आकृति, इस आकृति का जड़त्वाघूर्ण कितना होता? I होता। इसका द्रव्यमान कितना होता? M होता इसका द्रव्यमान। तो क्या है घूर्णन त्रिज्या? ये रहा घूर्णन अक्ष। ये क्या है? घूर्णन अक्ष। घूर्णन अक्ष से सारे के सारे द्रव्यमान को, घूर्णन अक्ष से सारे के सारे द्रव्यमान को कितनी दूरी पर रखें? मान लो k दूरी पर रखें, जिससे जड़त्वाघूर्ण क्या रहेगा? अपरिवर्तित। बताओ बिंदु द्रव्यमान का जड़त्वाघूर्ण कितना होता था? बिंदु द्रव्यमान का जड़त्वाघूर्ण होता था m²। इस निकाय का जड़त्वाघूर्ण कितना है? m²। मैं चाहता हूं ये वाला जड़त्वाघूर्ण प्रारंभिक जड़त्वाघूर्ण के क्या हो जाए? बराबर। बच्चों ये फॉर्मूला है हमारे पास। किसका फॉर्मूला है ये हमारे पास जड़त्व आघूर्ण से निकाली गई घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला है। क्या होती है घूर्णन त्रिज्या? सारे द्रव्यमान को कितनी दूरी पर रखें? सारे द्रव्यमान को कितनी दूरी पर रखें कि जड़त्वाघूर्ण अपरिवर्तित रहे? पहला I था, अब m² हो गया है, तो दोनों बराबर हो गए।
इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हम जब भी ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, अब हम ये नहीं बताएंगे चकती है कि वलय की क्या है, कोई भी आकृति हो सबका जड़त्वाघूर्ण तुम्हें कितना मानना है, m² मानना है। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको जड़त्वाघूर्ण, वो जो जड़त्वाघूर्ण है उसका मान लिख दिया हमने एक नए तरीके से। जैसे उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल के लिए ये बताओ, वलय जो था, वलय का जड़त्वाघूर्ण कुछ नहीं बोला गया है, तो कितना मानोगे आप, mr² मानोगे z अक्ष के सापेक्ष। बच्चों अगर i बराबर m² लगाते तो i का मान mr² बराबर m², क्या यहाँ से k बराबर r दिखता क्या, तो एक्सक्यूज मी, तो k बराबर r का मतलब क्या हुआ कि अगर घूर्णन अक्ष से सारे द्रव्यमान को आप r दूरी पर रख दो तो क्या वलय का जड़त्वाघूर्ण बन जाएगा क्या, हाँ, m इंटू k का मान कितना था, r, m² mr², आ गया क्या आंसर। कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति का जड़त्वाघूर्ण, किसी भी आकृति का जड़त्वाघूर्ण तुम आज से क्या लिखने वाले हो, m², k का मान तुम्हें निकालना पड़ेगा। जैसे फिर समझा देता हूँ, मान लो चकती होती, अब बताओ चकती का जड़त्वाघूर्ण होता कितना था, z अक्ष के सापेक्ष mr²/2 होता था। बताइए मेरे को, m² को अगर मैं mr²/2 बोलूं तो क्या यहाँ से m से m कैंसिल करने के बाद k का मान r/√2 आ गया क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि घूर्णन अक्ष से चकती के सारे द्रव्यमान को r/√2 दूरी पर माना जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा, इससे जड़त्वाघूर्ण बन गया ना चकती का, m² ही है आंसर, m ये रहा m, k² r/√2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, mr²/2 आ जाएगा। तो किसी भी आकृति का जड़त्वाघूर्ण आज से कितना होगा, m², k का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, k का मान निकालने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। मान लो ठोस गोला दिया होता, लेट से ठोस गोला, ठोस गोले का i कितना होता है, 2/5 mr², बताया, डेरिवेशन भी बताया। तो आप आज से याद रखो, mr² के आगे जो भी संख्या लिखी रहती है ये k²/r² लिखी रहती है। तो जो भी संख्या लिखी रहती है, जैसे वलय में mr² के आगे क्या लिखा था, 1, तो ये 1 क्या लिखा हुआ है, k²/r²। ये 1 किसका मान लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है k²/r²। अब k²/r² 1 है तो k और r बराबर हो जाएंगे, जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ से k²/r² 2/5 है, अगर यहाँ से वर्गमूल निकालोगे, रूट निकालोगे, तो रूट निकालने पर k का मान √2/5r। तो k का मान तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। k का मान कैसे निकाला करोगे आप, जो भी mr² के आगे संख्या है उसको आज से आपको क्या मानना है बेटा जी, k²/r², और उसको अगर आप k²/r² मानते हो, आंसर आ जाएगा, k का मान आ जाएगा। सबसे पहले तुम्हें इस घूर्णन त्रिज्या में एक तो परिभाषा बताई मैंने, फिर घूर्णन त्रिज्या के ना तुम कुछ आंसर्स बताओ मेरे को, कुछ छोटे छोटे से सवाल लिखो जो अच्छे सवाल है, सॉल्व करके बताओ कि क्या क्या आंसर आएगा। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक आप इस तरीके से छड़ बनाइए। ये मान लीजिए ये 2 छड़ें दी हुई हैं आपको, ये छड़ दी हुई है, ये छड़ है, द्रव्यमान m की, लंबाई l, ये भी बच्चों छड़ दी हुई है, द्रव्यमान m, लंबाई l की छड़ दी हुई है। ये अक्ष दिया हुआ है, ये अक्ष, ठीक है। अपने को बोला हुआ है कि इसी अक्ष के सापेक्ष, इसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करें, घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको घूर्णन त्रिज्या के 3 सवाल आने चाहिए। एक तो घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी आनी चाहिए। चलिए बताइए, इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कितनी होगी, इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या वो बतानी है। तो बच्चों घूर्णन त्रिज्या का आंसर आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला तो बिल्कुल आसान था है, फॉर्मूला है I बराबर m²। ये फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। तो I तो निकाल लो, जड़त्वाघूर्ण तो निकाल लो। बताओ जड़त्वाघूर्ण क्या लिखना पड़ेगा, I बराबर I1 प्लस I2, ये लिखना पड़ेगा। बताइए, इसको पहली छड़ बोल देते हैं, इसको दूसरी छड़।
बताओ क्या पहली छड़ के लिए ये वाला अक्ष इसका किनारा है क्या? हाँ किनारा है। तो किनारे के सापेक्ष कितना आंसर आता था? ml²/3। बच्चों इसी अक्ष के सापेक्ष इस दूसरी वाली छड़ का जड़त्वाघूर्ण चाहिए, कैसे निकालोगे? कोई रिजल्ट तो है नहीं, तो I बराबर ICM, यहाँ पे मैंने एक और ICM मान लिया और ये ICM मेरे को ml²/12 दिख रहा है। कैसे? इस अक्ष के सापेक्ष I बराबर ICM, क्या ये दोनों समांतर दिख रहे हैं क्या? हाँ ICM प्लस md², इन दोनों समांतर अक्षों के मध्य की दूरी। बच्चों ये इनके मध्य की जो दूरी दिख रही है, चलिए मैं दूसरे पेन से आपको ड्रॉ करके बता, ये दूरी भी चाहिए मेरे को। ये इनके मध्य की क्या हो जाएगी? ये इनके मध्य की दूरी आने वाली है। कितनी है ये इनके मध्य की दूरी? ये इनके मध्य की दूरी मेरे को d दिख रही है। इनके मध्य की दूरी d है। ये d कितनी होगी? ये आधी दूरी कितनी है? l/2। वो पूरी दूरी कितनी थी? l। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से l² प्लस l²/4। l²/4 कैसे आ गया? l/2 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आधार कितना है? l/2 का स्क्वायर और लंब कितना है? l। ये मेरे को d का मान दिख रहा है √5l²/4। तो बताओ जो दूसरी छड़ का तुम्हें आंसर चाहिए था, दूसरी छड़ का I लिखना पड़ेगा ICM प्लस md²। या तो जड़त्वाघूर्ण बेटा जी तुम्हें याद होगा, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या करने वाले हैं अपन ICM प्लस md² लगाने वाले हैं। बताइए फिर। तो ये पहली छड़ का जड़त्वाघूर्ण तो तुमने लिख ही दिया था ml²/3, ये तो लिख ही दिया था, प्लस ICM कितना हो जाएगा? ml²/12। md² का मान 5l²/4। तो फिर बोल दूं मैं, इस अक्ष के सापेक्ष इसी छड़ का आंसर हमें याद था ml²/3 और इसी अक्ष के सापेक्ष इस दूसरी वाली छड़ का आंसर चाहिए था। तो I बराबर ICM प्लस md², इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी आ जाएगी? d आ जाएगी। चलिए बताइए ये कितना आ जाएगा आंसर? ये आपको ml²/3 दिख रहा है क्या? और प्लस अगर एलसीएम लोगे 12 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे 12, तो इधर तो कितना आ गया? ml² और इधर 15 ml² आ जाएगा। जब एलसीएम 4 लोगे तो 3 से गुणा हो गए 15 और 1 कितना हो गया? 16 हो गया ये। ठीक है, तो आंसर भी इसका अपन लिख लेते हैं जी, जड़त्वाघूर्ण आ कितना रहा है ये बताइए। जड़त्वाघूर्ण कितना आया? आई की वैल्यू कितनी आ रही है? एलसीएम मैंने 12 ले लिया, एलसीएम 12, ये 3 का एलसीएम 12 लोगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 4, तो ये आ गया 4 ml² प्लस 16 ml²। तो 16 और 4 कितना हो गया? ये आ गया 20 ml²/12। यानी अगर 4 से कैंसिल करें तो 4, ये 5 और ये 3, तो जड़त्वाघूर्ण आ गया 5/3। तो जड़त्वाघूर्ण आ चुका है 5/3 ml²। तो सवाल को फिर से देख लेते हैं हम। जड़त्वाघूर्ण की कैलकुलेशन मैंने करवाई दी आपको, सारे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर लेना, कोई खास बात है नहीं। ये बताओ, ये आकृति दे रखी थी मेरे को, दिख रही है सबको ये आकृति? इस आकृति का जड़त्वाघूर्ण निकाल लिया हमने। इस आकृति का जड़त्वाघूर्ण आ चुका है हमारे पास। हमें इसकी घूर्णन त्रिज्या निकालनी थी, तो यहाँ पे घूर्णन त्रिज्या निकाल देंगे। इस आकृति का जड़त्वाघूर्ण कितना आया? 5/3 ml²। बताओ घूर्णन त्रिज्या का फॉर्मूला कितना था? I बराबर mk²। बच्चों इसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। देखो ये बराबर का साइन है, बराबर का साइन, जिसका I उसी का m उसी का k लिखना है आपको। ये I तुमने संपूर्ण निकाय का लिखा, संपूर्ण निकाय का I कितना है? 5/3 ml²। संपूर्ण निकाय का I। बच्चों ये m भी संपूर्ण निकाय का, ये नहीं कि m की जगह m, बच्चे रट लेते हैं I बराबर mk², m की जगह m नहीं आएगा। अरे भैया I तुमने किसका लिखा है? दोनों छड़ों के निकाय का, तो m भी किसका? दोनों छड़ों का, 2m लिखो। और इसकी k हमें घूर्णन त्रिज्या पूछी गई है। m से m कैंसिल हो गया, k का मान शायद आ जाएगा √5/6l, 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसका I उसी का m उसी का k, यही ICM प्लस md² में भी था। बच्चा उसमें भी याद कर लेता है कि I बराबर ICM प्लस md² में m नहीं रहेगा, I जिसके लिए निकाल रहे हो m भी उसी का रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सिली मिस्टेक से बचे यहाँ पर।
जैसे एक और क्वेश्चन लिख लो आप, तो जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर लेना, मतलब है ना, कोई भी पॉइंट पूछे आपसे जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर लेना। अगले क्वेश्चन में जैसे आप ये लिख लो कि यदि यदि गोले की त्रिज्या यदि गोले की त्रिज्या यदि गोले की त्रिज्या r है, तब इसके केंद्र से उस अक्ष की दूरी इसके केंद्र से उस अक्ष की दूरी ज्ञात करें इसके केंद्र से उस अक्ष की दूरी ज्ञात करें जिसके सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या भी r है। चलिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। यदि गोले की त्रिज्या r है, गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, r दी हुई है, तो गोले की त्रिज्या r है, तब इसके केंद्र से उस अक्ष की दूरी ज्ञात करनी है जिसके सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या भी क्या दी हुई है तुम्हें, r। चलिए ये बताइए मेरे को कि गोले की त्रिज्या r, चलिए एक गोला बना दीजिए, गोले की त्रिज्या कितनी मान लीजिए, r मान लीजिए। गोला दिया हुआ है क्या, कैसा है, नहीं दिया हुआ, तो फिर हमारी प्रैक्टिस कहती है ठोस गोला मानना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है, गोले की त्रिज्या है, तब इसके केंद्र से उस अक्ष की दूरी, तो एक अक्ष मानिए, ये मैंने एक अक्ष मान लिया, ये रहा एक अक्ष, ये अक्ष जो है इसकी केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, इस अक्ष की मेरे को केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, इस अक्ष की केंद्र से दूरी x वो मान ली, ये कोई घूर्णन अक्ष है, इस अक्ष की केंद्र से कितनी दूरी होगी वो ज्ञात करनी है। और इस अक्ष की खास बात क्या है, इस अक्ष से घूर्णन त्रिज्या r है, तो इस अक्ष के सापेक्ष k कितना दिया हुआ है, r, इस अक्ष के सापेक्ष k कितना दिया हुआ है, r। तो बच्चों इसी अक्ष के लिए तुम फॉर्मूला लगाओ I बराबर mk²। जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर mk²। इसी अक्ष के सापेक्ष I लिखना पड़ेगा, बताओ इस अक्ष के सापेक्ष I कैसे लिखोगे, I बराबर ICM, ये किसका काम करेगा, ICM ठोस गोले का कितना लिखोगे, 2/5 mr²। कैसे, क्योंकि ये जो अक्ष है इस अक्ष के सापेक्ष I तो मेरे को पता नहीं है, ICM, ये ICM व्यास दिख रहा है मेरे को, और दूरी d का काम वो x कर जाएगा। तो बताओ इस अक्ष के सापेक्ष I क्या लिखूं, ICM प्लस md²। ICM की जगह क्या लिखा, 2/5 mr² प्लस md² की जगह d का मान x, वही दूरी हमें ज्ञात करनी है, बराबर mk² और k का मान भी r दिया हुआ है। तो इस अक्ष के सापेक्ष I बराबर मतलब इस अक्ष के सापेक्ष हमें I चाहिए था, इस अक्ष के सापेक्ष I चाहिए था, तो I बराबर ICM प्लस md² से सॉल्व कर रहे हैं हम, I बराबर ICM प्लस md²। तो ICM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/5 mr² प्लस md² का मान mx²। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, ये m तो कैंसिल हो जाएंगे, ये m कैंसिल हो जाएंगे, क्या बाकी रह जाएगा, क्या बाकी रह जाएगा, ये x² तो था ही, x² तो वैसे ही लिखा हुआ है, और r² माइनस 2/5 r²। बताओ ये x² ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 2/5 को मैं दूसरी तरफ ले गया, तो क्या यहाँ से मेरे पास 3/5 r², ये x² का मान आ गया, 3/5 r², यानी x का मान कितना आ जाएगा, √3/5 r, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/5 r, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन अपन करें उन क्वेश्चन में देख लेना घूर्णन त्रिज्या का क्या क्या काम है। फिर ये तो पहला पॉइंट है घूर्णन त्रिज्या का। दूसरा, घूर्णन त्रिज्या में तुम्हें क्या पॉइंट याद करना है, दूसरा घूर्णन त्रिज्या में तुम्हें पॉइंट याद करना है, अगली प्रॉपर्टी लिखो, यदि चकती या वलय में परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से
केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश कट किया जाता है, कट किया जाता है, तब घूर्णन त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, घूर्णन त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी तुम्हें याद करनी है। अगर चक्ति या वलय में परिधि से केंद्र की ओर तुम कट लगाते हो और त्रिज्या के अनुदिश, तो घूर्णन त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी चक्ति होती, ये मेरे पास क्या होती, चक्ति, ये मेरे पास चक्ति होती। चक्ति का द्रव्यमान कितना होता है, m, और इसकी त्रिज्या कितनी होती, r, ठीक है। और ये मेरे को घूर्णन अक्ष दिया होता, ये मेरे को दिया होता घूर्णन अक्ष। ये घूर्णन अक्ष कौन सा है, z अक्ष। बताओ इस z अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होता, इस z अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना होता, mr²/2 होता। mr² के साथ क्या लिखा हुआ है, 1/2। तो क्या 1/2 को तुम k²/r² बोल सकते थे? क्या यहां से k का मान r/√2 आता? ठीक है, तो k का मान r/√2 हमें पता था, हमने बताया था। अब मान लीजिए तुमसे क्वेश्चन में ये पूछा, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये वही चक्ति है, ये वही चक्ति है, और इस चक्ति में प्रश्न ने बोल दिया कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का भाग कट करके हटा दिया। बाकी चक्ति तो सही है, बाकी चक्ति तो सेम है। तो अब हमें IZ बताना है इस शेष का, इस शेष आकृति का हमें क्या बताना है, IZ। क्या किया हमने इस पूरी चक्ति में से 30 डिग्री का एक भाग काट के हटा दिया। अब ये बताओ ये कटिंग कैसे की गई होगी, क्या इस तरीके से कैंची चलाई गई होगी? हाँ। क्या ये जो कैंची चलाई गई होगी, इधर से कैंची चलाई, ये लो सुंदर कैंची बना दी मैंने, क्या ये जो कैंची है ये परिधि से केंद्र की तरफ जा रही है? जा रही है। क्या परिधि से केंद्र की तरफ जा रही है? जा रही है। क्या त्रिज्या के अनुदिश जा रही है? हाँ, त्रिज्या के अनुदिश जा रही है। ठीक है, एक दूसरी कैंची भी लगाई हमने। चलो ये दूसरी कैंची बताओ, ये जो दूसरी कैंची चलाओगे क्या ये भी परिधि से केंद्र की तरफ जा रही है? हाँ, परिधि से केंद्र की तरफ जा रही है, और परिधि से केंद्र की तरफ जा रही है वो भी त्रिज्या के अनुदिश जा रही है। क्या परिधि से केंद्र की तरफ त्रिज्या के अनुदिश जा रही है? जा रही है। तो बच्चों ऐसा होने पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो घूर्णन त्रिज्या सेम रहेगी। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, इसके लिए k का मान क्या रहेगा, सेम। पहले k कितना था, r/√2, अभी भी k कितना रहेगा, r/√2। ठीक है, तो इससे जड़त्वाघूर्ण कैसे निकालेंगे? जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला I = mk² होता है, I = mk², वो लगा देना। ये I किसका, I इस शेष आकृति का, तो m भी किसका, इस शेष आकृति का, k भी किसका, इस शेष आकृति का। वो बात अलग है, जो k है वो सेम रहेगा। तो तुमको कुल मिला के क्या निकालना है, द्रव्यमान इस शेष आकृति का। बताओ क्या पूरी चक्ति 360 डिग्री कोण बनाती? क्या 360 डिग्री कोण का द्रव्यमान m था? तो फिर 1 डिग्री का द्रव्यमान कितना होता, m/360। तो बताओ 30 डिग्री का द्रव्यमान कितना होता, m/360 से 30 को गुणा कर देते, और 30 को गुणा कर देते तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता। क्या ये m/12 3 m/12 आ जाता? क्या ये m/12 आ जाता? तो बताओ 30 डिग्री का द्रव्यमान होता है m/12। अब तुमने ये 30 डिग्री यहाँ से हटा दिया, मतलब m/12 यहाँ से हटा दिया, और m/12 हटा दोगे तो द्रव्यमान शेष कितना रह जाएगा अंकल, कितना शेष रह जाएगा, m - m/12 यानी 11 m/12। तो शेष चक्ति का द्रव्यमान कितना रह जाएगा, 11 m/12। आंसर कितना आ गया, शेष चक्ति का द्रव्यमान कितना है,
11m/12, 11m/12। और के कितना है शेष शक्ति का, वही तो के का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, r²/2। आंसर कितना आ गया, 11/24 mr², 11/24 mr²। तो बहुत ही काम का गुणधर्म है, वरना बच्चे अटके ही रह जाते हैं, ये सब सवाल होते नहीं है फिर अगर आपको गुणधर्म समझ में नहीं आएगा ना ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस z अक्ष के सापेक्ष आप अब समाकलन अल्पांश बहुत अजीब सा, तो आपको ये गुणधर्म पता ही होना चाहिए तभी आंसर आएगा। इसको मैं सिमेट्रिकल कटिंग बोलता हूँ। सिमेट्रिकल कटिंग का मतलब क्या होता है, चकती या वलय में आप कट लगाओ, और कट कहाँ से, परिधि से केंद्र तक कट लगाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी नागिन बना दिया, ऐसे नहीं काटना है, परिधि से केंद्र तक काटना है और त्रिज्या के अनुदिश काटना है। अगर ऐसे कटिंग आप करते हो तो यकीन मानिए कि के का मान क्या रहेगा, सेम, के का मान सेम रहेगा। तो ऐसा बच्चे ऐसा बोलते सर के का मान सेम रहेगा, द्रव्यमान तो हम सेम ही रखते हैं, एम भी सेम, के भी सेम, आई भी सेम रहेगा। अरे बावड़े, एम जो है एम का मान निकालना पड़ेगा। किस आकृति के लिए निकाल रहे हो, आई शेष का तो एम भी किसका, शेष का। कर लोगे क्या, जैसे कि आपसे क्वेश्चन तो कोई भी चकती वगैरह के ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, सब सॉल्व कर लेना। जैसे वलय के लिए पूछ लेगा आपसे अगले क्वेश्चन में, ये बताओ ये वलय था, ये वलय आपको दिया गया, वलय का द्रव्यमान है में त्रिज्या कितनी है आर, और ये आपको अक्ष दिया होता, ये आपको अक्ष दिया हुआ होता, ठीक है, ये अक्ष आई जेड होता। बताओ इस जेड अक्ष के सापेक्ष कितना होता है जड़त्वाघूर्ण, mr²। और mr² को m के स्क्वायर लिख लो, या डायरेक्टली देख लो mr² के आगे 1, तो ये 1 किसका मान है, k²/r² का मान 1 है, मतलब k का मान कितना होगा, r। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ लिया, अब तुमसे पूछ लिया कि ये केवल एक चाप ही बाकी रह गया, ये केवल चाप ही बाकी रह गया, बाकी वलय को काट के फेंक दिया, तो केवल ये चाप ही बाकी रह गया जो कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। और हमें इस अक्ष के सापेक्ष फिर से आई पूछ लिया, इस अक्ष के सापेक्ष आई कितना होगा। फिर वही बात, कैसे बनी होगी, इस वलय से ये वाला वलय कैसे बना होगा, हमने ना कटिंग कर दी होगी, हमने कटिंग कर दी होगी ऐसे, इस तरीके से हमने कैंची चला दी होगी, हमने इस ऐसे कट लगाया होगा और इस प्रकार से कट लगाया होगा। वैसे तो 2 ही कट लगाने पड़ेंगे क्योंकि अंदर से तो खोखले होता है वलय, बट फिर भी समझिए कि यहाँ से कैंची से इस तरीके से काट दिया होगा, कैंची से ऐसे काटा होगा और कैंची से ऐसे काटा होगा। क्या परिधि से केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश पालन कर रही है, तो फिर यहाँ पे घूर्णन त्रिज्या के वो अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित, घूर्णन त्रिज्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित। तो सॉल्व कर लो इसे, क्या लगाओगे, आई भी शेष का, एम भी शेष का, के भी शेष का, तो और उसका स्क्वायर तो फॉर्मूला है ही, आई बराबर एम के स्क्वायर तो है, एम की वैल्यू ठीक से देख लेना, आई शेष का कितना है वो निकालना है। बच्चों द्रव्यमान शेष का कितना होगा, ये भी बताने की जरूरत है क्या तुम्हें। देखो पूरी वलय थी, पूरी वलय में से 3/4 वलय हट चुकी है, तो ये वलय का द्रव्यमान m/4 होगा। नहीं आए तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री की जो वलय थी उसका द्रव्यमान कितना था, m, 1 डिग्री का द्रव्यमान m/360, तो लास्ट में तो 90 डिग्री ही शेष रह गई ना, तो 90 डिग्री का द्रव्यमान कितना होगा, m/360 इंटू 90 यानी m/4। तो शेष का द्रव्यमान कितना आया, m/4, k का मान वही r का स्क्वायर, आंसर m/4 r², आंसर है m/4 इंटू r²। तो याद रखना घूर्णन त्रिज्या निकालना वो बहुत सीख लो, i बराबर m के स्क्वायर में m नहीं रखना है, m निकाय का रखना है। दूसरा पॉइंट, घूर्णन त्रिज्या सेम कब रहेगी, कब सेम रहेगी, याद रखना है जब भी सिमेट्रिकल कटिंग होगी, परिधि से केंद्र के तरफ त्रिज्या के अनुदिश, तो k का मान सेम रहेगा, उससे जड़त्वाघूर्ण निकालोगे। घूर्णन त्रिज्या का एक लास्ट पॉइंट और है, वो इस सवाल के बाद वो लिखवा देता हूं मैं। चलिए ये बताइए जरा आप, क्वेश्चन में बेटा जी लिखिए, क्वेश्चन में आप लिखिए, क्वेश्चन में ऐसे लिखिए, यदि चकती
यदि चक्ति m, r, तो चक्ति कितनी दे रखी है m, r पर बिंदु द्रव्यमान केंद्र से निम्न दूरियों पर, केंद्र से निम्न दूरी पर रखे जाते हैं, केंद्र से निम्न दूरी पर रखे जाते हैं, तब घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करें, घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करें, तब घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन में r/√2, दूसरे क्वेश्चन में r। चलिए, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, बोलिए जरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? चक्ति का द्रव्यमान m, त्रिज्या r है, चक्ति का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, और बिंदु द्रव्यमान रखते हैं। बिंदु द्रव्यमान बच्चों बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m मान लेना। बिंदु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? स्मॉल m, ठीक है। तो चक्ति का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, और बिंदु द्रव्यमान रखते हैं स्मॉल m। कहाँ से रखते हैं? केंद्र से पहले r/2 दूरी पर, बाद में r दूरी पर। घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है। चलिए ये बताइए, पहले सवाल में शुरुआत में ये चक्ति है, ठीक है, अक्ष नहीं दिया हुआ है तो z अक्ष मान लो, चक्ति है ये, ठीक है। बताओ I/z का मान कितना रहा होगा शुरुआत में? mr²/2। बच्चों इसकी घूर्णन त्रिज्या कितनी रही होगी? जब इसको तुम m² के बराबर करोगे तो क्या k का मान यहाँ से r/√2 आ जाएगा क्या? तो ये प्रारंभिक घूर्णन त्रिज्या निकाल ली मैंने r/√2। बाद में पॉइंट लिखवाऊंगा ना तो मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब क्या किया, इसी चक्ति पर एक बिंदु द्रव्यमान रख दिया, लेकिन वो बिंदु द्रव्यमान स्मॉल m, चक्ति का द्रव्यमान कैपिटल M, लेकिन वो बिंदु द्रव्यमान कहाँ पे रखा है, कितनी दूरी पर रखा है? वो r/√2 दूरी पर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बिंदु द्रव्यमान तुमने रखा है वो बिंदु द्रव्यमान कितनी दूरी पर रखा है? बिंदु द्रव्यमान r/√2 दूरी पर रखा है। बच्चों ये बताओ, अब I उसी अक्ष के सापेक्ष, I इसी z अक्ष के सापेक्ष, अब I कितना आएगा? बच्चों I में एक तो चक्ति का I लिखना पड़ेगा। कितना आएगा चक्ति का I? चक्ति का I तो वही रहेगा mr²/2। बच्चों बिंदु का भी लिखना पड़ेगा। बिंदु का जड़त्वाघूर्ण कितना होता है? बिंदु का जड़त्वाघूर्ण कितना होता है? m गुणा दूरी का स्क्वायर। m तो m, दूरी कितनी? r/√2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर? mr²/2 प्लस स्मॉल mr²/2, यानी कि m प्लस m r²/2। ये जड़त्वाघूर्ण निकाला है, ठीक है। क्या हमें घूर्णन त्रिज्या चाहिए? कैसे निकालोगे घूर्णन त्रिज्या? I बराबर m²। फॉर्मूला यही है, लेकिन ये नहीं हर बार I लिख दिया, m का मान कुछ भी लिख दिया। अब बताओ ये I तुम संपूर्ण निकाय का लिखोगे, कितना है संपूर्ण निकाय का I? वो निकाल रखा है तुमने, कितना लिखोगे? m प्लस m r²/2। ये तुमने किसका I लिखा है? संपूर्ण निकाय का। तो ये m द्रव्यमान भी किसका? संपूर्ण निकाय का। ये बराबर का साइन है ना यार, बराबर का साइन। अगर ये I निकाय का है तो ये m भी निकाय का, ये k भी निकाय का। तो I निकाय का, m निकाय का कितना लिखोगे? m निकाय का चक्ति का प्लस बिंदु का, और ये यहाँ पे अपने पास k² और आ जाएगा। तो यहाँ पे k² की वैल्यू ये और आने वाली है, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, क्या यहाँ से m प्लस m और m प्लस m ये वैल्यू क्या कैंसिल होने वाली है? क्या यहाँ से तुम्हें दिख रहा है क्या k की वैल्यू r/√2 आ रही है? क्या अंततः जड़त्व आघूर्ण का मान r/√2 ही आ रहा है? क्या पहले भी जड़त्व आघूर्ण r/√2 ही था? यहाँ से हमारा निष्कर्ष है कि अगर जड़त्व आघूर्ण से आपने जो घूर्णन त्रिज्या निकाली थी, अगर घूर्णन त्रिज्या की दूरी पर ही बिंदु द्रव्यमान को रख दोगे तो फिर वो घूर्णन त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। घूर्णन त्रिज्या पहले कितनी थी? r/√2। तुमने बिंदु द्रव्यमान भी कहाँ पे रखा? r/√2 पर। याद करना है, बिंदु द्रव्यमान, कोई भी द्रव्यमान आप जोड़ते हो, आप हटाते हो घूर्णन त्रिज्या से,
तो घूर्णन त्रिज्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित। ठीक है, वो निष्कर्ष लिखवाते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन भी तो है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि वही चकती है और चकती पे हमने जो द्रव्यमान रखा है इस बार वो आर परिधि पर रख दिया है। चलिए उसको भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, बताइए मेरे को। दूसरे क्वेश्चन में ये चकती थी बेटा जी, ये चकती, ठीक है। इस चकती का इसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना रहा होगा शुरुआत में, इस अक्ष के सापेक्ष आई जेड के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना रहा होगा, आई जेड के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण कितना रहा होगा, एम आर स्क्वायर बटे 2 रहा होगा। सर जब इसको एम के स्क्वायर के बराबर करते होगे तो क्या यहाँ से के का मान आर बटा रूट 2 आ जाएगा क्या, ये के का प्रारंभिक या इनिशियल मान है। ठीक है, अब क्या किया है, इसी चकती में हमने एक बिंदु द्रव्यमान m रख दिया है। चकती का द्रव्यमान कैपिटल M, बिंदु का द्रव्यमान स्मॉल m, लेकिन बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। हमें इसी अक्ष के सापेक्ष फिर से क्या ज्ञात करना है, घूर्णन त्रिज्या। बताओ क्या आएगी घूर्णन त्रिज्या। तो इस चकती का पहले I निकाल लो यार, क्या होगा इस पूरे निकाय का I। इस पूरे निकाय में क्या क्या है, इस पूरे निकाय में एक तो चकती है, तो चकती का जड़त्वाघूर्ण तो कितना आएगा, mr स्क्वायर बटे 2। और बिंदु बच्चों, बिंदु का इस अक्ष के सापेक्ष बिंदु का जड़त्वाघूर्ण m गुणा दूरी कितनी है, r, m इंटू आर का स्क्वायर। बच्चों ये जड़त्वाघूर्ण आ रहा है अपने पास निकाय का। अब मेरे को घूर्णन त्रिज्या चाहिए, मैंने फॉर्मूला लगाया I बराबर m के स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही है, लेकिन I अब तुम लिखोगे निकाय का I कितना लिखा, mr स्क्वायर बटे 2 प्लस mr स्क्वायर। ये निकाय का जड़त्वाघूर्ण लिखा है। अगर निकाय का जड़त्वाघूर्ण लिखा है तो द्रव्यमान भी किसका, निकाय का। कितना होगा द्रव्यमान निकाय का, m प्लस m गुणा k का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से जरा आप इधर से r स्क्वायर बटा 2 कॉमन ले लो। बोलो r स्क्वायर बटा 2 कॉमन लूंगा तो m प्लस 2m आ जाएगा। बच्चों इधर ये m प्लस m को मैं बटे में ले आया और ये k स्क्वायर हो गया, m प्लस m को नीचे ले आया। बताओ यहाँ से तुम्हें k का मान क्या दिखेगा, अगर रूट ले लेता तो r बटा रूट 2 और रूट में m प्लस 2m अपॉन m प्लस n। घूर्णन त्रिज्या पहले कितनी थी, घूर्णन त्रिज्या पहले कितनी थी, r बटा रूट 2। घूर्णन त्रिज्या पहले कितनी थी, r बटा रूट 2। अब कितनी हो गई है, अब बढ़ गई है। तुमसे पूछेगा घूर्णन त्रिज्या बढ़ेगी कि घटेगी, तो r बटा रूट 2 तो थी ही, r बटा रूट 2 से जो संख्या गुणा हो रही है, क्या ये संख्या 1 से बड़ी दिख रही है क्या, तो घूर्णन त्रिज्या क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। ठीक है, तो घूर्णन त्रिज्या परिवर्तित हो सकती है अगर आप द्रव्यमान घूर्णन त्रिज्या के अलावा किसी भी दूरी पर जोड़ेंगे या हटाएंगे। जैसे इससे पहले हमने बिंदु द्रव्यमान को कहाँ पे रखा था, r बटा रूट 2 पर। घूर्णन त्रिज्या भी क्या थी, r बटा रूट 2। तो अगर घूर्णन त्रिज्या के बराबर दूरी पर आप द्रव्यमान जोड़ते या हटाते हैं तो घूर्णन त्रिज्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित। उसके अलावा किसी भी दूरी पर आप द्रव्यमान जोड़ें, आप हटाएं, वो घूर्णन त्रिज्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कैलकुलेशन करके निकाल लेना। तो तुम एक आखिरी पॉइंट जरूर लिखो आज के लेक्चर का, और वो आखिरी पॉइंट अपन ये बोल रहे हैं कि घूर्णन त्रिज्या के समान दूरी, घूर्णन त्रिज्या के समान दूरी पर द्रव्यमान जोड़ने या हटाने पर, द्रव्यमान जोड़ने या हटाने पर, द्रव्यमान जोड़ने या हटाने पर घूर्णन त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। घूर्णन त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है बच्चों, तो घूर्णन त्रिज्या हो गया, जड़त्वाघूर्ण हो गया। अब बलाघूर्ण चालू करेंगे अगले लेक्चर तक। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, मस्त रहिए, बाबा को याद करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये जो फिजिक्स पढ़ो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो फिजिक्स पढ़ो ऐप है उसको इंस्टॉल कीजिए। पूरी फिजिक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कीजिए, फिजिक्स पढ़ो,
मात्र 2600 रुपये में सारी फिजिक्स मिल रही है, और ऐसी फिजिक्स मिल रही है जो लेवल की है, जिससे नीट 2025 जैसा पेपर सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी फिजिक्स आपको मिल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।